हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल संदीप हूँ मैथ में। और दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ज्योग्राफिया जो वर्ल्ड ज्योग्राफिया पार्ट नंबर 6 चलेगा। ये छठा भाग है वर्ल्ड ज्योग्राफिया। और अगर आपने अभी तक पांचवा भाग नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने। 21 मार्च को, तो दोस्तों ऑप्शन से ही इसका आंसर दिया जाएगा। 21 मार्च को क्या होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, तभी हमें पता लगेगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा था। 21 मार्च को। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा आप, ये 20 प्रश्न लिए हुए हैं तो इस 20 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, उसी से अपनी तैयारी का आपको पता लगेगा। तो प्रश्न नंबर 1 है 21 मार्च को। तो यहाँ से ऑप्शन शुरू करते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होती हैं या पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपना लगाइएगा आप क्या सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों 21 मार्च को, अब देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। 21 मार्च को पहला ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं 21 जून को। ठीक है, ये हमने पहले वाले, इससे पहला जो पार्ट है पार्ट नंबर 5, उसमें पढ़ा चुके हैं सब कुछ। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, ये होता है दोस्तों 22 दिसंबर को। अब होता है 22 दिसंबर को, तो 21 मार्च का कोई लेना देना नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी अब होती है, तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी जब होगी जब दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, तो इस अभी आंसर 22 दिसंबर होगा। अब यहाँ पर बचा पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, और यही इसका सही आंसर है। तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को ही पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ए आपका क्लियर हो गया होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगर पहला प्रश्न आपने सही तरीके से याद कर लिया तो इससे आगे आंसर आप सही तरह से देते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा पहले 2-3 प्रश्न आपको सही तरह से समझने होंगे, उसके बाद ही अगले प्रश्न आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये होगा पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे 21 मार्च को। प्रश्न नंबर 2, 21 जून को क्या होता है। तो दोस्तों 21 जून को ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन से ही आपको ये सवाल करना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होती है, तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होती है 22 दिसंबर को, अभी बताया था पहले वाले प्रश्न में हमने। दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, तो दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े जो होते हैं इस अभी 22 दिसंबर आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक्यूरेट है, 21 जून को रात छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में, ये बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण गोलार्ध में रात छोटी होती है, दोस्तों यहाँ रात भर जोड़ लीजिए, दक्षिण गोलार्ध में रात छोटी होती है, तो रात छोटी जो होती है ये भी 22 दिसंबर को होती है। दक्षिण गोलार्ध में रात छोटी कब होती है 22 दिसंबर, और दिन बड़ा होता है तो रात छोटी होती होगी, ये ऑटोमेटिकली है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पूछा था 21 जून को क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होती है, या ये कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, एक ही अर्थ है इस चीज़ का। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ गया दोस्तों स्क्रीन पर। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या उपरोक्त सभी पर पड़ती हैं। 23 सितंबर को पूछ रहा है सवाल, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा आप लगाइएगा, लेकिन हम बता देते हैं। कर्क रेखा पर पड़ती है दोस्तों 21 जून को, इसलिए ही कर्क रेखा पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये होगा 21 जून की बात। मकर रेखा पर पड़ती है दोस्तों, याद रखिएगा ये 22 दिसंबर को पड़ती हैं मकर रेखा पर, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं 23 सितंबर को, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 आ गया आपके सामने। सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं, तो दोस्तों मकर रेखा पर जो पड़ती हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है 21 जून को पड़ती हैं कर्क रेखा पर, याद रखना आपको 21 जून को कर्क रेखा पर। 23 सितंबर को पड़ती हैं, 23 सितंबर की बात चली दोस्तों, 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को ही पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर मकर रेखा पूछ रहा था, तो आंसर होगा 22 दिसंबर। क्या आंसर है यहाँ पर दोस्तों, मकर रेखा पूछ रहा था ना, मकर रेखा का आंसर क्या होगा यहाँ पर 22 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप कर लेंगे प्रश्न नंबर 4 22 दिसंबर।
प्रश्न नंबर 5 आ गया आपके सामने। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े कब होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े पूछ रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक, या 23 सितंबर से 21 मार्च तक। यानी दिन बड़े होने का मतलब ये है दोस्तों, रात से बड़ा दिन। जैसे मान लीजिए अगर 12 घंटे का दिन होगा मान लो, और 12 घंटे की होगी नाइट, रात होगी, ठीक है, तो ये तो दिन रात बराबर हो गए। लेकिन अगर 13 घंटे का दिन हो जाए, 11 घंटे की रात हो जाए, तो इसे कहते हैं दिन बड़ा। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े कब होते हैं? तो याद रखिएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में यानी इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये पृथ्वी है मान लो, देखिए हम समझा देते हैं आपको, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया यहाँ पर स्थित है मान लो, ठीक है। तो ये पूछा उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े कब होते हैं? तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। तो यानी जून के महीने में पूरी गर्मी पड़ती है, दिन भी बड़े होते हैं, आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जून कब आता है दोस्तों, ये सोचिए, जून कब आता है? मार्च अप्रैल मई जून आता है ना, मार्च के बाद आता है, मार्च अप्रैल मई जून, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, या 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। तो सोचिएगा जून का जो महीना आएगा वो कौन से महीने के बीच में आएगा? सितंबर और मार्च के बीच में आता क्या? सितंबर और मार्च के बीच में जून आता क्या? नहीं आता ना। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून नहीं आता। तो सीधी सी बात है यहाँ पर दिन बड़े नहीं होंगे। तो दिन बड़े उत्तरी गोलार्ध में कब होंगे? जून को होते हैं, और जून का महीना जो आता है वो इस वाले ऑप्शन में आएगा। मार्च से लेकर सितंबर के बीच में क्या आ जाता है? जून। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून आ जाता है ना, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर जून आता है, तो इस आंसर यही सही होगा उत्तरी गोलार्ध में। अगर यहीं पर पूछता दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े अब होते हैं दक्षिण गोलार्ध में, तो आंसर हो जाता आपका बी सही हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने तक क्या होता है? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। तो दोस्तों 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने तक क्या होता है? तो याद रखिएगा मार्च और सितंबर के बीच में कौन सा महीना आता है? जून आता है, दिसंबर आता है, देख लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़े होंगे। उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा 6 महीने तक, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर, सॉरी ये दक्षिण ध्रुव आना है यहाँ पर, लेकिन हमें चाहिए उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है 6 महीने तक, याद रखिएगा। 6 महीने तक का दिन होगा उत्तरी ध्रुव पर, रात नहीं होगी। 6 महीने तक क्या होगा? दिन। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने लगातार दिन रहेगा, ठीक है। और जिस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने तक दिन रहेगा, उस टाइम पर दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पर दिन रात रहेगी, ठीक है। और ये एरा उत्तरी ध्रुव पर रात होगी। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर रात होगी 21 मार्च से 23 सितंबर तक। नहीं, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, 23 सितंबर से 21 मार्च तक उत्तरी ध्रुव पर रात होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से। तो प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है 23 मार्च से 21 सितंबर तक क्या होता है? 23 मार्च और 21 सितंबर के बीच में। तो सोचो दोस्तों, मार्च के बाद आता अप्रैल, मई, जून आता ना, अप्रैल के बाद मई, जून आता है। सॉरी, हमने प्रश्न शायद गलत पढ़ दिया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। ये दोस्तों प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया क्या? नहीं, रिपीट नहीं हुआ। ये पूछ रहा था मार्च से सितंबर तक, और ये पूछ रहा सितंबर से मार्च तक। सॉरी, 21 मार्च से 23। दोस्तों प्रश्न ये गलत हो गया, ठीक है। ये सही प्रश्न था, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 गलत है यहाँ पर। तो प्रश्न 6 नहीं करना है आपको, प्रश्न 6 नहीं करना है। अगर प्रश्न 6 आप करना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। 21 मार्च से 23 सितंबर था ना, यहाँ लिखना पड़ेगा 23 सितंबर से 21 मार्च लिखना पड़ेगा यहाँ, 23 सितंबर से 21 मार्च। ये प्रश्न कर लीजिएगा इसे, ठीक है, 23 सितंबर से 21 मार्च। तो यहाँ पर आंसर हो जाए अब दक्षिण ध्रुव पर दिन होता है, दक्षिण ध्रुव पर दिन होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। समुद्र की सतह का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार, भाटा, प्रपात, या इनमें से कोई नहीं। समुद्र की सतह का ऊपर उठना क्या कहलाता है? तो समुद्र की सतह का ऊपर उठना कहलाता है ज्वार, और समुद्र की सतह का नीचे गिरना क्या दोस्तों? नीचे गिरना कहलाता है। जब समुद्र की सतह नीचे गिर जाती है तो उसे कहते हैं हम भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। लेकिन पूछा था समुद्र अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, समुद्र का तल
ऊपर उठ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार, ऑप्शन सही होगा। और प्रपात जो आप जानते हैं, जो झरने वगैरह होते हैं इन्हें प्रपात बोलते हैं। जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ऊंचाई वाले स्थान से नीचे वाले स्थान पर पानी गिरता है, उसे बोलते हैं प्रपात। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 है, समुद्र की सतह पर नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो अभी बताया था प्रश्न नंबर 7 में, समुद्र की सतह पर नीचे गिरना कहलाता है भाटा। क्या कहलाता है? भाटा। और समुद्र की सतह पर ऊपर उठना ज्वार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने दोस्तों, ज्वार भाटा इस कारण से आता है। तो ज्वार भाटे का क्या कारण है? चंद्रमा या अर्शन शक्ति, सूर्य या अर्शन शक्ति, या दोनों या अर्शन शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्वार भाटा जो कारण है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, दोनों की अर्शन शक्ति, किसकी? सूर्य की और चंद्रमा की। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन में होता, सूर्य होता तो सूर्य आंसर होता, और चंद्रमा होता, चंद्रमा ऑप्शन में होता, चंद्रमा पहले आते। अगर यहाँ पर दोनों ना होता, एक जगह दोनों या अर्शन शक्ति ना होता, मान लो ऑप्शन सी यहाँ पर ना दिया हुआ होता, तो आंसर आपको चंद्रमा आना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा अर्शन इसका है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन में, और साथ में ये भी ऑप्शन सी दिया हुआ, दोनों का एक साथ मिलाकर, तो आपको सी आना पड़ेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। एक साथ इतने स्थान पर ज्वार आता है, एक साथ इतने स्थान पर ज्वार आता है, तो आंसर होगा 2। यानी पृथ्वी पर 2 स्थानों पर एक साथ ज्वार आता है। मान लो अगर यहाँ ज्वार आ रहा है, तो जस्ट इसी समय यहाँ पर ज्वार आएगा, इसके सामने। ठीक है, पृथ्वी पर 2 स्थानों पर ज्वार आता है, 2 स्थानों पर भाटा आता है। अगर यहाँ दोनों आमने सामने ज्वार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ दोनों आमने सामने भाटा आएगा। इधर ये जो बना रहे हैं ना, ये भाटा आएगा, और यहाँ पर जो आएगा ये ज्वार आएगा एक साथ ही। ठीक है, तो एक साथ 2 स्थानों पर ज्वार आता है, और एक साथ ही 2 स्थानों पर भाटा आता है, याद रखना आपको। तो प्रश्न नंबर 10 आंसर मिलेगा आपको 2 स्थानों पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देख लेते दोस्तों। एक साथ इतने स्थानों पर भाटा आता है, तो आंसर आपको हमने पहले प्रश्न में दे दिया, एक साथ 2 स्थानों पर भाटा आता है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ भी। और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। एक ज्वार एक इतने समय बाद दूसरे स्थान पर ज्वार आता है, एक ज्वार एक इतने समय बाद उसी स्थान पर ज्वार आता है। तो जैसे दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, प्रश्न क्या इरादे ये, यहाँ पर मान लो ज्वार आया, अब सवाल यही पूछ रहा कि यहीं पर जो ज्वार आएगा वो कितने समय बाद आएगा। तो दोस्तों हमने अभी बताया था कि ज्वार के सामने ही आता है, यहाँ के बाद ज्वार यहाँ आएगा, तो पृथ्वी हमारी जैसे घूम, यहाँ से ये पृथ्वी घूम कर यहाँ जाएगी, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगी, पृथ्वी घूम कर इतनी घूम जाएगी, तब ज्वार आएगा। तो पृथ्वी दोस्तों इतनी देर में घूमती है, 12 घंटे में। कितनी घूमती है? 12 घंटे में घूमती है, क्योंकि 24 घंटे में तो पूरा चक्कर लग जाएगा ना, तो 12 घंटे में लगता है आधा चक्र, तब यहाँ ज्वार आएगा। तो सीधी सी बात है, 12 घंटे बाद एक ज्वार ध्यान समझना, एक ज्वार कितने समय बाद दूसरा ज्वार आता है, यानी ज्वार के बाद ज्वार जो आएगा वो 12 घंटे बाद आएगा। ज्वार के बाद ज्वार कितने घंटे बाद आएगा? 12 घंटे बाद, याद रखिएगा। अगर पूछता एक ज्वार के इतने घंटे बाद उसी स्थान पर, यहाँ भाटा लिखा हुआ होता, क्या होता? भाटा। तो जब आंसर होता है इसका 6 घंटे, क्या होता? 6 घंटे। भाटा की बात चले, क्योंकि देख लो ये है, यहाँ ज्वार आ रहा, तो यहाँ पर भाटा कब आएगा? जब पृथ्वी यहाँ तक पहुँच जाएगी, 6 घंटे में पहुँचेगी यहाँ तक, यहाँ भाटा आएगा। ये 6 घंटे बाद यहाँ पहुँचेगी, यहाँ ज्वार आएगा, और 6 घंटे बाद यहाँ आएगी, यहाँ भाटा आएगा। तो ये दोनों भाटा वाले हैं। तो ज्वार के 6 घंटे बाद भाटा, भाटा के 6 घंटे बाद ज्वार, ज्वार के 6 घंटे बाद भाटा, भाटा के 6 घंटे बाद ज्वार। तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से इस प्रश्न को क्या कहना चाह रहा था। एक ज्वार कितने समय बाद दूसरा ज्वार आता है? तो 12 घंटे बाद। और एक ज्वार कितने समय बाद भाटा आता है? तो 6 घंटे बाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। भाटा एक कितने घंटे बाद दूसरा भाटा आता है? देखिए यहाँ भी भाटा दिया हुआ है, यहाँ भी भाटा दिया हुआ है। भाटा 12 घंटे बाद ही भाटा आएगा। अगर भाटा के बाद यहाँ ज्वार पूछता तो आंसर होता 6 घंटे। भाटा 6 घंटे बाद ज्वार आता है, और भाटा 12 घंटे बाद भाटा आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देख लेते दोस्तों। ज्वार एक कितने घंटे बाद उसी स्थान पर भाटा आता है? देखिए यहाँ ज्वार है और यहाँ भाटा है, तो सीधी सी बात है 6 घंटे होंगे। ये ज्वार है, ये भाटा है, दोनों अलग अलग है ना, ज्वार भाटा, तो 6 घंटे। और यहाँ भी ज्वार होता, यहाँ भी ज्वार होता, तो 12 घंटे। दोनों जगह भाटा होता तो 12 घंटे, तो दोनों जगह ज्वार होता तो भी 12 घंटे, लेकिन दोनों अगर अलग अलग हैं, यहाँ ज्वार यहाँ भाटा 6 घंटे, यहाँ भाटा होता शुरू में, यहाँ ज्वार होता तब भी 6 घंटे। ज्वार के बाद ज्वार 12 घंटे, भाटा के बाद भाटा 12 घंटे। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से।
प्रश्न नंबर 14 था ये। प्रश्न नंबर 15 है, भाटा एक इतने घंटे बाद उसी स्थान पर ज्वार आता है। देखिए यहाँ भाटा दिया हुआ है, यहाँ ज्वार दिया हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। ज्वार अलग चीज़ होती है, भाटा अलग चीज़ होती है। तो भाटा के बाद ज्वार पूछा तो 6 घंटे आंसर होगा। समझ गए ना, पहले समझा दिया है आपको, समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 16 है, दीर्घ ज्वार कब आता है। दीर्घ ज्वार का मतलब है तगड़ा वाला ज्वार, बढ़िया वाला ज्वार कब आता है। तो जब आता है दोस्तों, हमने बताया था ज्वार और भाटा का क्या रीजन है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आप, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, मान लीजिए, तो पृथ्वी पर आकर्षण में ज़्यादा लगेगा ना, सूर्य भी लगाएगा, चंद्रमा भी लगाएगा, तो तब एक साथ तीनों एक ही लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, तब उसे कहते हैं दीर्घ ज्वार। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जब तीनों समकोण पर होते हैं, दिया हुआ ना ऑप्शन नंबर बी, जब तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोण पर होते हैं, ऐसे या सूर्य या चंद्रमा या पृथ्वी, ये तीनों समकोण पर हो गए ना, सब समकोण पर हैं, तो ऐसे में आता निम्न ज्वार, हल्का ज्वार। तो चंद्रमा अपनी ओर खींचता है या सूर्य अपनी तरफ खींचता, तो इसलिए यहाँ पर आता निम्न ज्वार, याद रखिएगा आप। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दिया हुआ, निम्न ज्वार कब आता है। तो आंसर इस आपको मिल चुका है, निम्न ज्वार कब आएगा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों किस चीज़ पर होंगे, तीनों समकोण पर होंगे, तब आएगा निम्न ज्वार। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों फंडी की पहाड़ी में। कहाँ पर आता है, फंडी की पहाड़ी में। अब कहेंगे आप फंडी की पहाड़ी कहाँ, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है। जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, ये अब बना देते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये ऐसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर ये फंडी की पहाड़ी बोली जाती है। यहाँ पर ये स्थान, ये हडसन एक पहाड़ी है, इसे बोलते हैं अलास्का। ये ऊपर कनाडा है, नीचे ये यूएस से है, नीचे ये मैक्सिको है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, समझ गए होंगे आप। उत्तरी अमेरिका में 3 ही बड़े देश हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। सबसे ऊपर कनाडा है, यह हिमच्छादित है, यहाँ पर बर्फीला इलाका है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। तो सबसे ऊंचा ज्वार विश्व का जो आता है फंडी की पहाड़ी में आता है, ये आपको याद रखना है। फंडी की पहाड़ी मैक्सिको की पहाड़ी के ऊपर है, थोड़ा सा अमेरिका से मिला हुआ है। अमेरिका अब आ गए फंडी की पहाड़ी, इस अब आ गए अमेरिका का। तो आप समझ गए होंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार क्या आता है, फंडी की पहाड़ी। तो दोस्तों प्रश्न 18 लिए थे हमने इस टेस्ट में, आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे ज़रूर बताइएगा। हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, जो भी आप चाहेंगे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी परमानेंट। ठीक है। उसका टाइम टेबल का स्टेटस डाल दिया जाएगा YT पर, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसका पोस्ट डाल दी जाएगी आपके टाइम टेबल, इस टाइम से कौन सी क्लास होगी। ठीक है दोस्तों। और आप सभी आप प्यार और अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार जैसे आपने अभी तक बनाए रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़िए दोस्तों। ठीक है। जय हिंद।